की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आपकी इस कोरोना काल में आपकी सेवा के लिए आपका छोटा भाई अजय कुमार एक नए यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। और हम लोग जो आगामी जो रीट है जो 2021 में होने वाली है, जिसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि 2021 की फरवरी में होने की संभावना है। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान है कि फरवरी में ये परीक्षा कभी भी हो सकती है। तो मैं आपके लिए एक प्योरली क्वेश्चन बेस्ड जो चैनल है वो लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग जो इस चैनल का जो अधिकतर पार्ट है वो क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, क्योंकि थ्योरी हम लोग पिछले कई महीनों से पढ़ रहे हैं और जब तक हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज का मेरा ये वीडियो है रीट 2021 और साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैनल पूरा समर्पित है। मेरा रीट लेवल 2 और साइंस मैथ के जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैनल समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपन साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए जो रीट है उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं या क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, टोटल जो आपकी रीट है वो 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्या आएगी, मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर। और इसके अंदर टोटली 5 सब्जेक्ट हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो मैं आपको जो पूरा जो सिलेबस है उसको ना कि रीराइट करूँगा, बल्कि उसको पूरे एनालिसिस के साथ पीछे जो रीट हुई है प्यारे विद्यार्थियों, पहले जो रीट हुई है वो उसको पहले आरटेट भी बोलते थे। आरटेट 2011 के अंदर, 12 के अंदर, 15 के अंदर और 17 के अंदर, और अभी संभावना है कि 21 के अंदर होगी। तो मैं आपको बहुत ही विश्लेषण के साथ, मैं स्वयं इसकी तैयारी से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 2 सालों से। साइंस मैथ के फील्ड से मैं खुद हूँ और मैंने कई कोचिंग संस्थानों के अंदर भी अध्यापन कार्य किया है। पिछले 7-8 सालों से मैं अध्यापन कार्य भी कर रहा हूँ मैथ्स का। तो आप इस सिलेबस को मैंने पूरे विश्लेषण के साथ तैयार किया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग साइकोलॉजी के साथ। साइकोलॉजी के साथ फिर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, और उसके बाद बात करेंगे हिंदी की, उसके बाद करेंगे साइंस की, और उसके बाद बात करेंगे मैथ्स की। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ये बात हम सभी जानते हैं। दिस इज़ नॉर्मल थिंग। ओके। साइंस के अंदर भी 30 क्वेश्चन है, मैथ्स के अंदर भी 30 क्वेश्चन है। अब देखिए, साइकोलॉजी जिसे हम कहें मनोविज्ञान। देखिए, रीट परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो माना जाता है वो है आपका साइकोलॉजी। और इस बात को सुनते ही हमारे मन के अंदर एक भय आ जाता है कि साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए साइकोलॉजी सबसे कठिन सब्जेक्ट होगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हम लोग कोचिंगों के अंदर पढ़ते हैं, शहर में जाके कोचिंग करके आते हैं और एक हड़म्बा बना देते हैं मनोविज्ञान को टीचर। बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो मनोविज्ञान को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं। और बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो मनोविज्ञान को ऐसे प्रस्तुत करते हैं जैसे इससे टफ सब्जेक्ट और दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आप यकीन के साथ मानिए, इन 5 सब्जेक्टों में सबसे सरल सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। लेकिन इसके भय के कारण, डर के कारण सबसे कम नंबर आते हैं इसमें बच्चों के। तो आज के इस वीडियो में एक बार मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ कि किस तरह से मैं इस साइकोलॉजी की तैयारी करता हूँ और किस तरह से इस साइकोलॉजी को मैं देखता हूँ। पिछले 11, 12, 15, 17 और सभी के मेरे पास पेपर पड़े हैं। प्रत्येक टॉपिक के कौन कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में आए हैं, पूरी डिटेल्स मेरे पास पड़ी है और वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
कि साइकोलॉजी को आपको कैसे पढ़ना है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, साइकोलॉजी के अंदर जैसा कि हमें पहले पता है कि 5 यूनिट हैं। साइकोलॉजी के अंदर 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट को अपन किसको बनाएंगे? देखिए, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं, हम लोग सभी। आई एम ऑल्सो फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। आप जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड के ही हैं। तो हमें सबसे पहले साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, अपन क्या करते हैं, जनरली ये करते हैं, किताबों में ऐसा ही दिया होता है कि हम भिड़ते ही मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ, मनोविज्ञान कहाँ से क्या उत्पन्न हुई, ये पूरे इतिहास के अंदर चले जाते हैं। और जाते ही साइंस के विद्यार्थी तो बोरिंग होने में टाइम ही नहीं लगाते। वो 10 मिनट के अंदर बोर हो जाते हैं कि कहाँ हिस्ट्री पढ़ने लग गए, कौन सा विलियम हुंट था, कौन विलियम टिचनर था, किसने क्या किया। 5-10 मिनट के बाद वो जानकारियाँ भूलने लग जाते हैं। कुछ देर तो टेंशन करते हैं जोश जोश में, लेकिन वो 10 मिनट के बाद फेल हो जाता है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी से पढ़ना है साइंस मैथ के विद्यार्थियों के लिए, ताकि उनको एक फ्रेश फील हो साइकोलॉजी पढ़ते हुए, और बिल्कुल भी डर नहीं लगे कि हम लोग कोई कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको विद्यालय में टीचर बनने से पहले, आपको विद्यालय में प्रवेश करने से पहले ये पता होना चाहिए कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 RTE 2009 के रूल एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। आप ऐसा समझिए कि आप स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप टीचर बन चुके हैं और स्कूल में जा रहे हैं आप। तो कक्षा में घुसने से पहले, कक्षा में जाने से पहले आपको कौन कौन से नियमों का ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले ये चीज़ है। ठीक है, फिर जैसे ही आप बच्चों की किताब हाथ में लेंगे तो उन किताबों पर जो पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो लागू होती है 2005। मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं या मैथ्स के टीचर हैं, इनमें से कोई टीचर बनेंगे आप, तो आपको जो साइंस की बुक मिलेगी और मैथ्स की बुक मिलेगी, उसके स्टार्टिंग 2 या 3 पेजों पर प्राकथन के अंदर आपको NCF 2005 लिखा हुआ मिलेगा। और आपको ये लिखा मिलेगा कि प्रस्तुत जो पुस्तकें हैं वो NCF 2005 के अनुसार लिखी गई हैं। NCF 2005 क्या है? नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यानी उसके अंदर सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, सिलेबस को किस प्रकार से बनाया गया है, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें NCF 2005 में आपको पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद जब हम पढ़ाते हैं और पढ़ाते समय कोई भी दिक्कत आ जाती है विद्यार्थी से संबंधित, विद्यालय के प्रबंधन से संबंधित, विद्यालय बच्चे के अंदर कोई भी बुरी लत है, विद्यालय के अंदर बच्चा नहीं आता है, सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, शराब पीने लग गया बच्चा स्कूल बंक मारने लग गया है ना, बच्चा नकल मारता है, बच्चा बुक नहीं लेके आता, ऐसे जो लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक टीचर को फेस करनी पड़ती है थ्रू टीचिंग प्रोसेस, तो उनको दूर करने के लिए टीचर क्या करता है? एक्शन रिसर्च। क्या करता है? एक्शन रिसर्च, जिसे हिंदी में कहा जाता है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। देखिए, उसके बाद आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ये टॉपिक हिडन है। देखिए, रीट के सिलेबस की सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, कान खोलकर सुन लीजिए सभी। रीट के सिलेबस के अंदर जिस तरह का सिलेबस आपको PDF मिलती है, वास्तव में वे ही टॉपिक आपके रीट के सिलेबस में सम्मिलित नहीं होते हैं। उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसे छुपाई जाती हैं जिन पर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। बच्चे पढ़ते कुछ हो रहे हैं और आता कुछ हो रहा है। ठीक है ना? तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस के अंदर छुपी हुई चीज़ें क्या क्या हैं और उनमें किस तरह से पढ़ना है। तो RTE 2009, NCF एक्शन रिसर्च, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और उसके बाद आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, और CCE आजकल जो CBSE के जो स्कूलों के अंदर जो चलता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब देखिए, नेक्स्ट जो है आपका यूनिट नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट पढ़ेंगे साइकोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी तरीके से आपके नंबर इसमें 5 नंबर पक्के हैं, 6 नंबर पक्के हैं। क्लियर है? तो यूनिट 2 देखते हैं अपन।
सबसे पहले यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग कौन सी चीज़ें लेंगे। जैसे हम लोग क्लास में घुसते हैं, हमें विभिन्न तरह के, विभिन्न शक्ल सूरत वाले, विभिन्न फैमिली बैकग्राउंड्स, विभिन्न कद के, विभिन्न शारीरिक विकास के, विभिन्न लिंगों के, है ना, बच्चे मिलते हैं। और कोई विकलांग है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है ना, कोई बहुत प्रतिभाशाली है, कोई मानसिक रूप से मंद है, कोई सामान्य वर्ग का बच्चा है। तो इन सभी चीज़ों को हमें हैंडल करना पड़ेगा, और वो है प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व है। प्रत्येक बच्चे का क्या है? व्यक्तित्व है, जिसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। देखिए, जो एग्ज़ाम जो सेटर है, पेपर जो सेटर है, वो भी एक टीचर है, और वो एक टीचर होने के नाते एक टीचर को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक थर्ड ग्रेड टीचर को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों से संबंधित सवाल पूछता है। ऐसा नहीं कि हमें कोई पीएचडी करनी है व्यक्तित्व पर या ऐसा कोई, लेकिन फिर भी अपने को बहुत सी महीन महीन बातें अपने को ध्यान रखनी पड़ेंगी, ताकि इनका यूज़ हम लोग अपनी टीचिंग लाइफ में ले सकें। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, व्यक्तित्व की जो संकल्पना है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी किस शब्दों से मिलकर बना है, इसकी संकल्पना। फिर है आपके पास व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार हम लोग खुद भी देखते हैं, कई लोग बहुत ही कम बोलते हैं, कई लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, और कई लोग बहुत ही क्या होते हैं, समायोजित होते हैं। कई लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, कई लोग बहुत ठंडे होते हैं, कई लोग अपने में ही समाये रहते हैं, और कई लोग नेता बन जाते हैं, कई लोग लेखक बन जाते हैं, कई लोग कवि बन जाते हैं, और कई लोग अपराधी बन जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, उनके व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या हैं, और उनसे संबंधित जो सिद्धांत हैं वो क्या क्या है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इन पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। व्यक्तित्व के प्रकार के बाद आता है प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, सिंपल सी बात है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता। वातावरण से अर्जित गुणों के आधार पर, आदतों के आधार पर, रुचियों, अभिवृत्तियों, इन सभी चीज़ों के आधार पर ही उसका क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। तो ये सब चीज़ें अपने को देखनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद है बुद्धि, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हमें अलग अलग बच्चों की अलग अलग बुद्धि का पता होना चाहिए कि ये बच्चा इस बुद्धि लब्धि का है, ये बच्ची इस बुद्धि लब्धि की है। तो हमें इन सभी को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। अपनी कक्षा के अंदर इतने बच्चे प्रतिभावान हैं, इतने बच्चे सामान्य हैं, इतने बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं या मंद हैं, तो उन सभी चीज़ों को हैंडल करने के लिए एक टीचर को बुद्धि का पता होना चाहिए। बुद्धि के अंदर हमें क्या क्या पूछेगा, बुद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, तो बुद्धि के अंदर जो बुद्धि की संकल्पना है, बुद्धि किसे कहा जाता है, बुद्धि के जो मुख्य मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हैं, बुद्धि के एक तत्व है, द्वितत्व है, बहुतत्व है, ऐसे करके बहुत से सिद्धांत हैं जो हम आराम से स्टडी करेंगे। और बुद्धि का मापन, ठीक है ना। आजकल जो IQ है, EQ है, ये टर्म्स इनके मापन से ही संबंधित हैं। और बहुआयामी बुद्धि, ये इसी के अंदर आ जाता है भी, बहुआयामी बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, सभी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। और इसके बाद आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा है वो अपने आप में एक व्यक्तित्व लिए होता है, तो उसमें अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन्हीं को हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट 2 हमने देखी, अब देखते हैं यूनिट नंबर 3। देखिए, यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी है विशिष्ट बालक। कैसे बालक? विशिष्ट बालक के जो आपके कक्षा के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको लिंग के आधार पर बच्चों के प्रकार हैं, जैसे छात्र एवं छात्राएं हैं। कुछ छात्र आपको विकलांग मिल सकते हैं, कुछ बच्चों में जो मोटर स्किल्स होते हैं, चलना, दौड़ना, लिखना, कूदना, इनमें प्रॉब्लम मिल सकती है। कुछ आपको बहुत ही बदमाश प्रवृत्ति के बच्चे मिल सकते हैं स्कूल में।
कुछ आपको मानसिक रूप से बहुत ही मंद बालक मिल सकते हैं, कुछ बहुत ही क्या होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। तो इस तरह की जो बालक हैं वो सारे के सारे विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट बालकों को मैं अलग अलग इसमें बताऊं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक, उसके बाद आता है मानसिक मंद बालक। सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बालक कक्षा में दो प्रकार के होते हैं, सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। सामान्य कह दो या औसत बालक, कक्ष में अध्यापन कार्य औसत बालकों को देखकर पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। अब उसके अलावा जो जितने बच्चे बच गए, प्रतिभाशाली और मंद, वो होते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। मानसिक रूप से मंद कह दो, विकलांग कह दो, विकलांग बालक, अपराधी बालक, यानी जो बच्चा बिल्कुल न्यूट्रल है वो सामान्य है। उसके अलावा उसमें कोई भी आप मान लीजिए एक कुलक्षण है या फिर शारीरिक कमी है, मानसिक कमी है, कुछ भी कमी है, तो अब वो एक टीचर के लिए स्पेशल चाइल्ड बन जाता है। उसको टीचर, उस पर टीचर को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है, तो वो विशिष्ट बालक है उस टीचर के लिए, ठीक है। उसके बाद कई बच्चों में हमने देखी हैं कि अधिगम की कठिनाइयाँ मिलती हैं, अधिगम की कठिनाइयाँ, क्योंकि विशिष्ट बालकों के अंदर भी ऐसी मिल सकती हैं। मान लीजिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें, मानसिक रूप से पिछड़े हुए या पिछड़े बालक, ऐसा मान लो पिछड़े बालक। कक्ष के अंदर कुछ बालक सामान्य स्ट्रीम जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, उससे पीछे रह जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये हो सकता है कि या तो शिक्षक की कमी है, वो समझा नहीं पाया, या बच्चे के अंदर भी क्या हो सकती हैं, अधिगम की कठिनाइयाँ हो सकती हैं। उसके अंदर डिसलेक्सिया हो जाता है, डिसग्राफिया हो सकता है, ठीक है ना, डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, अफेजिया हो सकता है, बहुत सी अधिगम की कठिनाइयाँ उसके अंदर हो सकती है। दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको दूर का नहीं दिखता हो, है ना, या फिर हमने उसको आगे बिठा दिया, बिल्कुल उसको दूरदृष्टि दोष हो, निकट दृष्टि दोष हो सकता है। सो सारी ये अधिगम की कठिनाइयों के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चा है वो विशिष्ट है, उसमें कोई न कोई अधिगम की कठिनाई है, तो हमें उस बच्चे को, विशिष्ट बालक है, उसको सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए सामान्य बालकों के साथ समायोजित करना है। तो हमें किसका पता होना चाहिए? समायोजन का, कि बालक में कौन कौन सी हीन भावनाएं पैदा हो सकती हैं और बालक को किस प्रकार से उन बच्चों के साथ समायोजित किया जा सकता है। तो समायोजन व इसके तरीके, समायोजन व इसके तरीके एवं अध्यापक की इसमें भूमिका, अध्यापक की इसमें भूमिका। देखिए, जब हम टीचर बनते हैं, मैंने तो लगभग 8-9 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो हर बार ये चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं कि सर ये मुझे चिढ़ाते हैं, है ना, ये मेरे आँखों को ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके मुझे चिढ़ाते हैं सर, है ना, मुझे पास नहीं बिठाते, ठीक है, या मेरे बालों को देख के, ठीक है, या मैं हकलाता हूँ तो मेरी मजाक बनाते हैं सर। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे टीचर को बताते हैं, जो टीचर उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है। कई टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको धुतकार देते हैं उन बच्चों को। तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ समायोजित करना चाहिए। इसलिए अध्यापकों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे माँ बाप को नहीं बताते हैं, टीचर को बता देते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये चैप्टर इसलिए नहीं आ रहा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, और मम्मी पापा मुझे डांटते हैं, घर पे पीटते हैं। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, यूनिट 3 की बात हो गई। आई थिंक सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब देखते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर जो 4 है वो देखो आपके अंदर क्या है। इसके अंदर आपके जो अधिगम है, अब बच्चों को हम लोग सिखाने की बात पे आ गए हैं। हम लोग बच्चों को सिखाएंगे अधिगम व अभिप्रेरणा, अधिगम व अभिप्रेरणा।
अधिगम के, इसको मैं बोल के बता देता हूँ। देखिए अधिगम बच्चों को हम लोग किस प्रकार से सिखाएंगे, अधिगम के अनुक्षेत्र क्या है, अधिगम के अनुक्षेत्र, अधिगम के अनुक्षेत्र जो है संज्ञानात्मक, ठीक है ना, फिर है संरचनात्मक, संरचनावादी, ठीक है ना, संज्ञानात्मक जो हैं, व्यवहारात्मक जो हैं, व्यवहारवादी हम कह सकते हैं, व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, चलिए इसको लिख देता हूँ, संज्ञानवादी, व्यवहारवादी और संरचनावादी। इस जो अनुक्षेत्र हैं उनके जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं और उनके द्वारा सिद्धांत हैं और उनके अंदर बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक चैप्टर के जितने भी पेपर हुए हैं पहले, उनके सभी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है ना। पहले जो भी मान लीजिए टॉपिक अपन पढ़ा तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। ये बात हो गई अधिगम और अभिप्रेरणा की। फिर है 5 नंबर, अब बालक का आता है विकास, बाल विकास व अभिवृद्धि, बाल विकास व अभिवृद्धि। और इस अभिवृद्धि या विकास के अंदर वंशानुक्रम व वातावरण की भूमिका क्या है, वंशानुक्रम या वातावरण की भूमिका क्या है, वंशानुक्रम में वातावरण की भूमिका। तो हम लोग ने देखा कि साइकोलॉजी के अंदर जो 5 यूनिट हैं उनको इस क्रम से यदि पढ़ा जाए तो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, देखिए अलग अलग तरीका है अपना अपना, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो क्या करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, बाल विकास से ना। बाल विकास पढ़ने से पहले बच्चे को जो टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं होती है, जो इसके अंदर शब्द यूज़ होते हैं। तो मैं पहले तो ये बताऊँगा आपको, उसके बाद जो मनोविज्ञान की जो आधारभूत शब्दावली है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है, बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन शब्दों का क्या मतलब है। तो उन टर्मिनोलॉजी का जब तक बच्चे को ज्ञान नहीं है तब तक बच्चा इस क्वेश्चन को डिकोड ही नहीं कर पाता है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा और 1 बाय 1 अपन इनका अध्ययन करेंगे और यकीन मानिए आपको बहुत आनंद आएगा मेरे साथ पढ़ने में। तो आप मेरे साथ इन 3 महीनों के समय तक जुड़े रहें। आने वाले वीडियो में मैं आपको इंग्लिश और जो आपकी हिंदी है, साइंस है, मैथ है, उनके वीडियोस मैं आपको जल्द ही अवेलेबल कराऊंगा और इन सभी के सिलेबस का अपन डिस्कस करेंगे। साइंस और मैथ और हिंदी के शानदार तरीके से सिलेबस मैंने बहुत ही विश्लेषण करके बनाए हैं। पेपर के आधार पर जो विश्लेषण किया गया है वो पेपर के आधार पर है कि हर किन टॉपिकों से मिलकर के कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैंने सिलेबस तैयार किया है। चलो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और आशा है आप ऐसे ही आगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे और इस रीट के मिशन में एक नए जोशो खरोश के साथ उतरेंगे और सफलता को अर्जित करके ही हम दम लेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ, और मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश, यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड की बात करूँगा। देखिए इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड है मेरी और हिंदी है वो लैंग्वेज फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड है भाई और हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट है। तो लैंग्वेज सेकंड एज इन इंग्लिश मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस पे बात करूँगा। फिर हम बात करेंगे हिंदी की, फिर साइंस की और फिर मैथ की। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं, और हर सब्जेक्ट की आपको क्लासें मिलेंगी धीरे धीरे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।